Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर बिल्कुल मिस ना करें। तो आज का जो हमारा करंट इवेंट्स का ये सेशन यहाँ पर होने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये टॉपिक जो है वो हमारा उसी से रिलेटेड है और इसमें हम इंडिया का कुछ रोल यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है ना, जिसको हम UNHRC यहाँ पर कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ वोटिंग करनी थी, है ना, या तो आपको हाँ बोलना था या तो ना बोलना था। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया ने किया अब्सटेन। ठीक है, अब्सटेन का मतलब ये है कि ना तो इंडिया ने हाँ बोला है ना तो इंडिया ने ना बोला है। मतलब उन्होंने बोला कि भाई हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो है वो वोटिंग नहीं करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं आपको UNHRC के बारे में भी जो डिस्कशन है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो UNHRC है ये है क्या, है ना। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया ने अब्सटेन किया ऑन अ वोट एट द UN ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है। जिनेवा जो है वो यहाँ पर एक शहर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो यहाँ पर मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी, कौन सा रिजोल्यूशन था जिसके ऊपर वोटिंग करने की बात हो रही थी, और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हमको ना तो वोट करना है, ना तो हाँ की तरफ वोट करेंगे, ना तो ना की तरफ वोट करेंगे, हम यहाँ पर अब्सटेन कर रहे हैं। ठीक है, सो काउंसिल मूव द रिजोल्यूशन टू सेट अप एन इंटरनेशनल कमीशन। मतलब कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने ये बोला था कि हम जो है वो एक यहाँ पर इंटरनेशनल कमीशन जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे कि भाई रशिया का जो एक्शन यहाँ पर यूक्रेन में देखने को मिला उसकी जांच की जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये सोचा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन जो है वो यहाँ पर बनाएंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि रशिया ने जो यूक्रेन में यहाँ पर किया है उस पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी जो है इंक्वायरी यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर किया गया। तो अब ये पूछा गया कि भाई सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया ना तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना तो इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर अब्सटेन कर रहे हैं। मतलब इस टॉपिक पर हम यहाँ पर अपनी वोटिंग देना नहीं चाहते। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात यहाँ पर यह है कि दिस मूव इज सिग्निफिकेंट इन द टर्म्स दैट द वोट फॉलोड इवन आफ्टर इंडियाज मीटिंग विद द क्वाड कंट्रीज। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्वाड कंट्रीज जो हैं इसमें आपको USA देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको जो है ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इसमें आपको जापान देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको इंडिया देखने को मिलेगा। 4 कंट्रीज हैं जो क्वाड की ग्रुपिंग यहाँ पर बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्वाड कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इनकी मीटिंग यहाँ पर हुई और मीटिंग में जो है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया, ये सब USA के साथ हैं। तो रशिया के अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पर वोटिंग करी है। लेकिन भारत ने यहाँ पर क्या किया है, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद भी जो इसका यहाँ पर फ्रेंडली अलाई है, जो बहुत पुराने टाइम पीरियड से जो है वो मित्रता यहाँ पर अपनी दिखा रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रशिया को जो है वो यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं किया मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब्सटेन यहाँ पर कर दिया। मतलब रशिया को वो किसी भी मामले में जो है वो यहाँ पर दुखी नहीं करना चाहता और एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। क्योंकि अगर बोल देता है कि हाँ भाई कमीशन बनाओ तो रशिया दुखी हो जाता, बोल देते कि नहीं बनाओ कमीशन तो यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। फिर अगली बात देखेंगे, अब कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंडिया हैज ऑल्सो एब्सटेन फ्रॉम सिमिलर रिजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अभी के टाइम पीरियड पर भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो मेंबर ही है ना, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है। याद रखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। उसमें भारत भी अभी के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके का एक रिजोल्यूशन जो है जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी यहाँ पर आया था, लेकिन भारत ने वहाँ पर भी अब्सटेन किया था कि हमें वोटिंग यहाँ पर नहीं कर रही है। एक बात और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलेगा। वियना जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, तो वियना में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर भी इंडिया ने जो है वो एब्सटेन किया था। तो इनका रिजोल्यूशन क्या था, रिजोल्यूशन यहाँ पर ये था
कि सेफ्टी एट 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट साइट्स इंक्लूडिंग द चेर्नोबिल एज द रशियन सीज कंट्रोल ऑफ देम। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि रशिया के कंट्रोल में वो सारे के सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह हैं, जो न्यूक्लियर साइट वगैरह थी, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो कंट्रोल में यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि सेफ्टी के बारे में जो है वो एक रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, तो उसे भी इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया था। मतलब रशिया को वो किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर नाराज जो है वो यहाँ पर नहीं करना चाहता। तो इसी तरीके की जो चीजें थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब अगर बात करते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है वो यहाँ पर क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि द ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब यह है कि जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर यहाँ पर होंगी उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार जो है वो यहाँ पर आपको भागीदारी अपनी दिखाएगी। और इनका बेसिक मतलब यहाँ पर यह है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है, तो पूरी दुनिया भर में ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार यहाँ पर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये लोग आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, इनका नाम है फेडरिक विलेगास। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फोटो में, तो इनको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप की। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में इतिहास भी देख लेते हैं, क्योंकि आप अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो काउंसिल को जो क्रिएट किया गया था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में क्रिएट किया गया था, है ना। मतलब इस तरीके की जो काउंसिल है वो 2006 में आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलेगी। और इससे पहले क्या था, फॉर्मर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन हाई ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट काउंसिल था अभी के टाइम पीरियड पर। उससे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में आपको देखने को मिला। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं OHCHR, सर्व एज द सेक्रेटरिएट ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। मतलब कि सेक्रेटरिएट जो है वो यहाँ पर क्या है, वो है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, जिसको OHCHR कहते हैं। ये सेक्रेटरिएट की तरह यहाँ पर काम करता है ह्यूमन राइट काउंसिल का, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पीरियड पर जो ह्यूमन राइट काउंसिल आपको देखने को मिलता है, इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था और इसने फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसको रिप्लेस किया था। और इसका जो सेक्रेटरिएट है जो अभी के टाइम पीरियड पर है उसको बोलते हैं OHCHR, मतलब कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इसका सेक्रेटरिएट आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। अब इसके मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना अभी के टाइम पीरियड पर 47 इसमें मेंबर्स हैं और इनमें जो भी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे उनका एक टेन्योर होता है। ठीक है, और उस टेन्योर के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उन मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक्स इनटू अकाउंट द कैंडिडेट, ठीक है, स्टेट्स, जो भी यहाँ पर आपको, सॉरी नॉट कैंडिडेट है ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैंडिडेट। ठीक है, सो कैंडिडेट स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एज वेल एज देयर वॉलंटरी प्लेजेस एंड कमिटमेंट इन दिस रिगार्ड। मतलब कि जब भी वो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल में मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, तो जो भी यहाँ पर ये कैंडिडेट यहाँ पर होता है, ठीक है, उसका जो भी प्रमोशन है ना, कि वो कितना यहाँ पर ह्यूमन राइट को प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है और उसने यहाँ पर इन चीज़ों के लिए कौन कौन से कमिटमेंट लिए हैं, कौन कौन सी प्लेजेस यहाँ पर लिए हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, तो उन चीज़ों को ऊपर फोकस करेंगे। अब ऐसी किसी कंट्री को जो है वो मेंबर यहाँ पर नहीं बना दिया जाएगा जो यहाँ पर क्या कर रहा है कि खुद ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बेसिस पे 47 मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में आपको देखने को मिलते हैं। द काउंसिल्स मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सभी के सभी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनके बेसिस पे सीट्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से 13 सीट्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। एशिया पैसिफिक स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से भी जो 13 सीट्स हैं वो निकल कर आ रही हैं।
लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन यहाँ पर स्टेट्स हैं वहाँ से 8 सीट यहाँ पर आ रही हैं। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट 7 सीट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट 6 सीट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके से जो है वो सीट्स को विभाजित यहाँ पर किया गया है कि अफ्रीका और एशिया पैसिफिक जो स्टेट हैं वो 13-13 सीट्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो स्टेट है वो 8 हो गए, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट 7, ईस्टर्न यूरोप स्टेट जो हैं वो 6 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप है तो इतना छोटा, लेकिन टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी है, टोटल 13 सीट्स आपको देखने को मिल रही है। एक वेस्टर्न यूरोप हो गया और एक ईस्टर्न यूरोप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर मान लीजिए कि 3-3 साल के 2 टर्म हो गए, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो फिर दोबारा आप यहाँ पर इलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद फिर आपका दोबारा री इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 3-3 साल का जो है, अगर 2 टर्म आपका कंप्लीट हो गया तो तीसरी बार आपको री इलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा बफर पीरियड होगा, उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर टर्म देखेंगे टोटल तो 3 साल का टर्म है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन में देखा है, पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म कितने साल का होता है, तो वो 3 साल का आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोसीजर और मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू देखने को मिलेगा, है ना। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू मतलब है कि यूपीआर सर्व्स टू असेस द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। मतलब कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का मतलब यह है कि जितने भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, वहां पर ये देखेंगे कि भाई ह्यूमन राइट के ऊपर वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, वॉयलेशन हो रहा है या प्रोटेक्शन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, उसके बेसिस पे जो है वो यूनिवर्सल पीरियोडिक जो रिव्यू है वो यहाँ पर किया जाता है। फिर एक एडवाइजरी कमेटी होती है, इट सर्व एज द काउंसिल्स थिंक टैंक प्रोवाइडिंग इट विद द एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस ऑन थीमेटिक ह्यूमन राइट इश्यूज। मतलब जो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में जो भी अलग अलग तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं मानव अधिकार से रिलेटेड, तो उसके लिए थिंक टैंक की तरह एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो है वो काउंसिल को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। फिर कंप्लेंट प्रोसीजर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग ह्यूमन राइट वॉल्यूशन टू द अटेंशन ऑफ द काउंसिल। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, कंप्लेंट प्रोसीजर में ये है कि भाई अगर उनके सामने कोई चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आती है ना, कोई कंप्लेन यहाँ पर करता है, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर एक्शन लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, जिसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो काम करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स भी आपको देखने को मिलेंगी। सो दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिपोर्टियर्स होते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड वर्किंग ग्रुप दैट मॉनिटर, एग्जामाइन, एडवाइज एंड पब्लिकली रिपोर्ट ऑन द थीमेटिक इश्यूज और ह्यूमन राइट सिचुएशन इन द स्पेसिफिक कंट्रीज। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि हर चीज़ के ऊपर तो फोकस किया ही जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक स्पेशल यहाँ पर थीमेटिक इश्यूज है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनको मॉनिटर करना, एग्जामाइन करना और उसकी जो एडवाइस वगैरह होती है, पब्लिकली रिपोर्ट वगैरह करना, इस तरीके की सिचुएशन की जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो आपको देखने को मिलेगा, इसका मेन जो पर्पस है वो यहाँ पर ये है कि आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो भारत में और जो भी अलग अलग तरीके की कंट्रीज़ हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं पर कुछ भी हो रहा है, जैसे म्यांमार में आपने देखा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन रोहिंग्यास वगैरह के साथ बहुत हुआ, तो वहाँ पर जो एंग सैन सूकी थी उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, उनके से भी यहाँ पर बात करी गई। तो कहीं पर भी अगर कहीं पर भी मानव अधिकार का कुछ जो है वो वॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो ये लोग एक्शन लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अभी जो ये ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में आप पढ़ा रहे हो, क्या भारत इसका मेंबर है क्या? बिल्कुल मेंबर है। याद रखिएगा 2022 से लेकर, मतलब 2022 का साल, 2023 का साल और 2024 का साल, ठीक है, मतलब 23-24 ये 3 साल जो है ना, इसमें भारत आपको यहाँ पर इसका मेंबर देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, इससे रिलेटेड इश्यूज हैं जो निकल कर सामने आते हैं, है ना। वो इश्यूज यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये जो इश्यूज है ये आपके मेंबरशिप से रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू मेंबरशिप। अ की कंसर्न फॉर सम क्रिटिक्स हैज बीन द composition of council membership which
समटाइम्स इंक्लूड्स कंट्रीज वाइडली परसीव्ड एज ह्यूमन राइट अब्यूजर, मतलब कि उन कंट्रीज को मेंबर्स आप यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का बना देते हो जो खुद क्या करते हैं कि ह्यूमन राइट वॉयलेशंस यहाँ पर होते हैं, या आप उनको ह्यूमन राइट अब्यूजर्स यहाँ पर कह सकते हो, मतलब जो खुद ह्यूमन राइट जो वॉयलेट यहाँ पर कर रहे हैं उनको आप यहाँ पर मेंबर बना रहे हो, जैसे चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, रशिया एंड वेनेजुएला, ऑल ऑफ विच हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस, मतलब ये सभी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो यहाँ पर क्या करती हैं कि खुद ह्यूमन राइट जो है वो वॉयलेट यहाँ पर करते हुए दिखाई देती हैं, आप इनको यहाँ पर मेंबर्स जो है वो बनाते हुए दिखाई देते हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है डिसप्रपोर्शनेट फोकस। डिसप्रपोर्शनेट फोकस का मतलब यह है कि यूएस पुल्ड आउट ऑफ द एजेंसी इन द 2018 ड्यू टू इट्स डिसप्रपोर्शनेट फोकस ऑन इजराइल विच हैज रिसीव्ड बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिटिकल काउंसिल रिजोल्यूशन अगेंस्ट एनी कंट्री। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कंट्री में जो यहाँ पर इजराइल यहाँ पर एक्टिविटीज करता है ना, पैलेस्टीन वगैरह में, वेस्ट बैंक वगैरह में, तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें यहाँ पर वॉयलेट होती हुई दिखाई देती हैं। तो अब इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बात बोली तो यूएस ने क्या बोल दिया कि गलत है ना, डोनाल्ड ट्रंप जी का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पर, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से जो है वो यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। लेकिन उसके बाद यूएस, आप ये कह सकते हैं कि यूएस ने ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसकी वजह से अगर मान लीजिए कि उनके अगेंस्ट यहाँ पर कोई एक्शन लिया गया तो कोई कंट्री जो है वो इस तरीके से काउंसिल वगैरह यहाँ पर छोड़ देगी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर काउंसिल का जो इंपॉर्टेंस होगा वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी देखना है। तो डिसप्रपोर्शनेट यहाँ पर फोकस भी जो है एक इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करेंगे इंडिया और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, थोड़ा भारत से रिलेटेड भी हम कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि ग्रुप ऑफ स्पेशल rapporteurs to the United Nations has written to the Indian government expressing concern over the draft environment impact assessment notification 2020। मतलब इसमें क्या है कि एक ये environment impact assessment notification है 2020 का, ठीक है, कभी हमको मौका मिलेगा तो इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसके ऊपर नोटिफिकेशन, अच्छा इसमें क्या है कि इन शॉर्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का बेसिक मतलब यहाँ पर यह है कि आप पहले कंपनी स्टेब्लिश कर लो, बाद में क्लियरेंस मिलेगी। पहले क्या होता है कि पहले इन्वायरमेंट के ऊपर कितना उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, पहले क्लियरेंस मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह को स्टेब्लिश करना है, ये प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा था कि यहाँ पर क्या है कि पहले आप स्टेब्लिश कर लो, बाद में क्लियरेंस लेते रहना। और इसको भी कम लैंग्वेजेस में जो है केवल इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर रिलीज किया गया था, बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की उनमें रिलीज नहीं किया गया, तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ जो हैं वो 2020 में आपको देखने को मिले। 2020 में इंडियाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सबमिटेड इट्स मिडटर्म रिपोर्ट टू द काउंसिल एज अ पार्ट ऑफ द थर्ड राउंड टू द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस। इंडिया वाज इलेक्टेड टू द काउंसिल फॉर अ पीरियड फॉर द 3 years बिगिनिंग 1 जनवरी 2019, मतलब 2019 से लेकर 22 तक, फिर 22 से 24, ठीक है, याद समझ में आ गया ना, 2019, 20, 21, 22, 23, 24। तो अभी इंडिया का जो है वो सेकंड टेन्योर यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 से जो है वो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो 2019 का, 20 का 3, ये 3 साल ये कंप्लीट हो गए। फिर 22, 23, 24 में भी इंडिया आपको अभी मेंबर देखने को मिलता है। तो भारत में भी यहाँ पर क्या है कि कई बार जो भी इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ वगैरह होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर ह्यूमन राइट वगैरह जो है उसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कोई भी अगर यहाँ पर इश्यू होता है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ध्यान रखना है। और अभी यहाँ पर UNHRC ने जो है वो ये बोला था कि हम एक कमीशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये फोकस करेंगे कि रशिया ने जो यूक्रेन के साथ यहाँ पर किया है ना, उसको हम थोड़ा सा इंक्वायरी यहाँ पर करें। तो इंडिया ने बोला कि हम इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एब्सटेन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है ये इंडिया के द्वारा सही लिया गया है या गलत लिया गया है? इसका जो आपका ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे अलग अलग तरीके के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, ओपिनियंस वगैरह होते हैं, वो सीखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग, 3 चीजें दी गई हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड। अभी ये बोला गया है कि विच ऑफ द अबो इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो कि ह्यूमन राइट या ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर डिक्लेयर किए गए थे ये कौन से साल में किए गए थे, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड, इनमें से कौन से हैं जो कि ह्यूमन राइट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस और राइट टू फूड, ये सब चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर
ह्यूमन राइट के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट इशू जिसमें हमने रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में भी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। भारत का जो टेन्योर था वो 2019 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 19, 20, 21 कंप्लीट हो गया एक टेन्योर, 22, 23, 24 के लिए इंडिया को दोबारा यहाँ पर री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि जो भी कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको, अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प होगी और आप अपने एग्जामिनेशन को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर पाएंगे। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, और आपसे कोई भी फीस वगैरह यहाँ पर चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए आज ही जो है वो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करें, और जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल है इस पे अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट हैं। जो ये करंट इवेंट मैंने आपको पढ़ाया ना, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे मैंने जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, तो उनके थ्रू आप उन टॉपिक्स को भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, है ना, और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलें। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो क्लिप वाला ऑप्शन है ना उसका भी यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है उसको भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।